इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। आईबीसी क्या है? आईबीसी क्या है? आईबीसी क्या है? आईबीसी में बोलना उसको आवे ना, झिंगूर जैसी उसकी शक्ल है, प्रोविजंस उसमें है ना, आधे उसके लागू हुए ना। जोक्स अपार्ट, इस वीडियो को हम थोड़ा क्रिस्प रखेंगे। इसमें मैं रखेंगे कि जो इंसान इसको रिवाइज कर रहा है उसको भी हेल्प लगे और जो पहली बार देख रहा है उसको भी कॉन्सेप्ट का थोड़ा पता लगे। ठीक है, इसमें बेसिक टाइमलाइन की बात करेंगे एंड एक चीज़ और, इसमें वो टाइमलाइन की बात करेंगे एक आइडियल सिचुएशन लेके कि किसी भी तरह के डिले नहीं हुआ। ठीक, उस हिसाब से करेंगे। और अगेन ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में टाइमलाइन एंड जो प्रोविजंस हैं लॉ के वो कंसीडर करेंगे और दूसरे पार्ट में रुचि सोया, जो कंपनी आपने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस है। इस पे जो पतंजलि ने टेक ओवर किया बाय सबमिटिंग इट्स रेजोल्यूशन प्लान, और इसके अगेंस्ट कौन खड़ा था पतंजलि के अगेंस्ट उस समय? अडानी विल्मर। तो ये क्या हुआ और रुचि सोया को कैसे एक्वायर किया पतंजलि ने, और रुचि सोया जो इतनी बड़ी कंपनी थी कैसे ये इंसॉल्वेंट हो गई और सीआईआरपी में आई, हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगर एक बेसिक बैकग्राउंड की बात करें तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 3 वर्ड्स हैं यहाँ पे, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। ठीक है, बेसिकली 3 नहीं 4 हैं। एक इंसॉल्वेंसी एक स्टेट है जब एक इंसान या फिर कोई एक कॉर्पोरेट या फिर कोई और एंटिटी के एसेट्स उसकी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने में कह सकते हैं कि समर्थ नहीं है। ठीक, वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब पैसा ना दे पाया। अगर तुम किसी दोस्त से पैसे लेके उसको ना दे पाओ तो तुम इंसॉल्वेंट, एग्जाम्पल मजाक के तौर पे। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी एक स्टेट है, लेकिन बैंकरप्सी जो एक कॉर्पोरेट, अगर हम कॉर्पोरेट की नज़र से देखें तो वो लिक्विडेशन कहलाएगा। बैंकरप्सी या फिर लिक्विडेशन एक कोर्ट का लीगल स्टेटस है कि ये इंसान बैंकरप्ट हो गया, ये कंपनी लिक्विडेट हो रही है। ठीक है, और तीसरा कोड, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड इसलिए क्योंकि ये कई एक्ट्स में कंपनी को बंद करने के जो प्रावधान थे उनको हटा के एक कंसोलिडेटेड लॉ बनाया। दैट्स व्हाई इट इज आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ठीक है, एंड अब इसकी टाइमलाइन पे नजर डालते हैं। हम सीआईआरपी पे फोकस करेंगे, ना कि इंडिविजुअल रेजोल्यूशन प्रोसेस पे, क्योंकि वो तो अभी तक लागू भी नहीं हुआ है। हम सीआईआरपी पे फोकस करेंगे, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं जहां पे अब हम सीआईआरपी के टाइमलाइन पे फोकस करते हैं। अब सीआईआरपी के टाइमलाइन की बात करते हैं। ठीक, टाइमलाइन की क्या बात है ऐसी? अब सीआईआरपी के टाइमलाइन की बात करते हैं। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक, जब एक बार फाइनेंशियल क्रेडिटर या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर या फिर कॉर्पोरेट डेटर खुद एप्लीकेशन देता है एनसीएलटी को, जो कि है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसको जब एप्लीकेशन देता है, जिस दिन वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है उसी दिन स्टार्ट हो जाता है सीआईआरपी का कमेंसमेंट डेट। ठीक है, अब जब कमेंसमेंट डेट स्टार्ट होती है उसको हम मानेंगे टी। ठीक है, जिस दिन कमेंसमेंट ऑफ सीआईआरपी होती है, ठीक, उसको हम टी मानेंगे और इसी के हिसाब से हम पूरी टाइमलाइन को आगे चलाएंगे। और बात यह है कि जिस दिन कमेंसमेंट हुई, जिस दिन ऑर्डर आ गया, एप्लीकेशन एडमिट हो गई है, उसी दिन आईआरपी जो है अपॉइंट हो जाएगा। जो आईआरपी या तो एप्लीकेंट ने दिया होगा जिसका नाम, या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में एनसीएलटी ने आईबीबीआई के थ्रू चूज किया होगा, वो आईआरपी बन जाएगा। उसको हम टी डेट मानेंगे। अब इसके बाद क्या होगा? पब्लिक अनाउंसमेंट की बारी आएगी कि अब क्लेम्स भी तो मंगाने हैं ना, क्रेडिटर की तो बात है मेन। तो होगा क्या? अब 3 दिन दिए हैं गवर्नमेंट ने कि भाई अगले 3 दिन में, जिस दिन कमेंसमेंट हुआ उसके अगले 3 दिन में क्लेम्स मंगाओ जो भी क्रेडिटर्स हैं उनके। अब 3 दिन क्यों दिए गए? क्योंकि इसमें आप जो अपना आईआरपी है उसको काम है कुछ। सबसे पहले तो वो
कंपनी के बिजनेस को समझने का ट्राई करेगा थोड़ा, उसके सारे इंफॉर्मेशन अपने हाथों में लेगा, चीज़ें मैनेजमेंट अपने हाथों में लेगा, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को एसेस करेगा। इसके बाद वो 3 आईपी को डिसाइड करेगा जो कि ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे फ्यूचर में जाके, जब उनको अप्लाई किया जाएगा। किसके बनेंगे? जो भी फिनेंशियल क्रेडिटर होंगे ना, जिस क्लास में फिनेंशियल क्रेडिटर 10 से ज़्यादा हैं, तो सबको तो सीओसी का, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का पार्ट नहीं बनाया जाएगा ना। तो वो जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में अब जो जिनके क्लास में 10 से ज़्यादा फिनेंशियल क्रेडिटर है, उनका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जो एक बंदा सबके बिहाफ पे बोले। उसके लिए आईपी के 3 आईपी चूज़ करके उनके बारे में फिनेंशियल क्रेडिटर को ही क्लेम्स के थ्रू पूछेंगे कि क्लेम्स देने के साथ आप एक चूज़ भी कीजिए, ठीक है, उस पब्लिक अनाउंसमेंट में नाम देंगे। तो इसलिए 3 दिन दिए हैं, तो T+3 3 दिन हो गए। अब टी के बाद अब इसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद क्लेम्स आएंगे। क्लेम की डेट दी है कि जो टी है, टी मतलब कमेंसमेंट ऑफ डेट से 14 दिन के अंदर अंदर क्लेम्स आने चाहिए, 14 दिन के अंदर अंदर क्लेम्स आने चाहिए। उसके बाद क्या है? T+14 हो गया। उसके बाद है वो क्लेम्स वेरीफाई होंगे अगले 7 दिन में, मतलब कि T+14+7 मतलब कि 21 दिन में फ्रॉम द कमेंसमेंट, ठीक। 14 दिन के बाद जब 14 दिन तक सबमिशन ऑफ क्लेम्स हुआ, उसके बाद 7 दिन वेरीफाई के लिए दिए, मतलब T+21 डेज हो गए पूरे। अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की बात की थी ना, कि 3 आईपी चूज करके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के लिए एफसी से ही पूछेंगे, फाइनेंशियल क्रेडिटर से। अब उसको अप्लाई करेंगे, उन तीनों जो भी जिसको हाईएस्ट नंबर मिलेंगे उसको अप्लाई करेंगे, एनसीएलटी को बताएंगे और उनसे एक अप्रूवल मांगेंगे, भाई इनको हम ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव इस क्लास के लिए बना रहे हैं। जब वो होगा वो 2 दिन में करना है। T+23 डेज हो गए, टी मतलब कमेंसमेंट से 23 डेज। अभी तक क्या हुआ? T+3 पब्लिक अनाउंसमेंट, T+14 वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स, सबमिशन ऑफ क्लेम्स, T+21 वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स, T+23 ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का भी काम हो गया, ठीक। उसके बाद पहली मीटिंग अगले 7 दिनों में होगी, मतलब T+30 डेज में पहली मीटिंग हो जानी चाहिए आपकी। हाउएवर, ठीक है, पहली जो मीटिंग होगी उसी में आरपी बनेगा, मतलब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो इंटरिम है ना, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, उसको अब या तो आप रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रॉपर बना दीजिए या फिर किसी और पर्सन को बना दीजिए इसको रिप्लेस करके, ठीक है। उसी में ये चीज़ लिखी है, T+30 डेज में रेजोल्यूशन देना है अपॉइंट करने के लिए आरपी को। अब यहाँ पे एक बात बोली गवर्नमेंट ने कि देखो फर्स्ट मीटिंग में अप्लाई कर दो, लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स होते हैं वो किसी और को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाना चाहते होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इसको रिप्लेस करके एक आईपी चूज़ करते हैं, उसकी एप्लीकेशन देते हैं एनसीएलटी को और बोलते हैं कि हम इसको आरपी बनाना चाहते हैं, आईआरपी को नहीं। तब जो एनसीएलटी है वो आगे उसको आईबीबीआई को फॉरवर्ड करता है नेम और पूछता है कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो तो नहीं चल रही इसके खिलाफ। उसके लिए आईबीबीआई के पास समय है कि वो 10 डेज या 7 डेज जो भी स्पेसिफाइड है उसमें आप बताएं उसके बारे में। अगर नहीं बताते तो इन एनी हाउ T+40 डेज कमेंसमेंट से 40 दिनों में आरपी सिलेक्ट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आईआरपी ही आरपी कहलाएगा, ठीक है, जब तक और कोई नहीं हो जाता, ठीक है। T+40 डेज हो गए हैं यहाँ पे, ये लिखा। अब आईआरपी ही आरपी कहलाएगा अगर T+40 डेज में काम कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक। अब उसके बाद वैल्यूअर अपॉइंट होगा। अब जो वैल्यूअर अपॉइंट है इसके भी सेम टाइमलाइन है कि T+40 डेज में वैल्यूअर अपॉइंट हो जाना चाहिए। वैल्यूएशन करने के लिए, एसेट्स के लिए, लाइबिलिटीज़ के लिए कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं अभी और कितना हम ले सकते हैं प्रॉपर्टी से, उसकी वैल्यू कितनी आई, ठीक। अब ये 7 दिन में एक्चुअल में जो वैल्यूअर का काम है, वैल्यूअर जो अपॉइंट होगा या तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट के 7 दिनों में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन से ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए फ्रॉम टी, दैट इज़ कमेंसमेंट ऑफ CIRP, कमेंसमेंट ऑफ CIRP। इसके बाद अब आता है मेन। अभी हम पिछला सारा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले T+3 पब्लिक अनाउंसमेंट, T+14 सबमिशन ऑफ क्लेम्स, T+21 वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स, T+23 ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वाला काम भी हो गया, T+30 में COC की पहली मीटिंग हो गई एंड T+40 में आरपी तो आ ही जाना चाहिए T+40 तक, ठीक। अब क्या है,
अब काम स्टार्ट होगा। जो आरपी का मेन काम है ना, आरपी जिसके लिए अपॉइंट हुआ है, वो है उसका इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाना। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम मतलब वो मैक्सिमम चीज़ें लिख देगा कि क्या क्या चीज़ें हैं कंपनी के बारे में, क्या क्या एसेट्स हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं, हर चीज़ वैल्यूअर की भी हेल्प लेगा। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएगा सीओसी को देने के लिए, कमेटी ऑफ रेटर्स को देने के लिए, और साथ में आगे चल के रेजोल्यूशन प्लान्स मंगवाने के लिए। ये बनाएगा। कब तक बना देना है इसने या तो 14 दिन में फ्रॉम अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी, या तो नहीं, या तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम खिंच भी जाना 54th डे फ्रॉम टी कमेंसमेंट से 54th डे तक हो जाना चाहिए। ये IM बन जाना चाहिए, ठीक है। और इसको COC को दे दिया होना, मतलब सिर्फ बनना नहीं, उसको सबमिट भी कर दिया हो COC को विद इन 54 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट। इसके बाद टाइमलाइन है कि देखो, अब टी कमेंसमेंट से 75 डे के अंदर आपने आगे जाके पब्लिश कर देना है फॉर्म जी में क्या, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का इनविटेशन, कि कौन कौन सी कंपनी, कौन कौन सा एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है जो हमें इस कंपनी को बचाना चाहता है, बचा सकता है, उसके पास कोई प्लान है, वो 75 डे में आपने मंगवा ही लेना है कुछ भी करके। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद बोलता है कि वो क्लेम मैक्सिमम आपको मिनिमम आपको 15 दिन का टाइम देना है उसको सबमिट करने के लिए। तो T+90 हम यहाँ पे एकदम एक आइडल सिचुएशन लेकर चल रहे हैं कि 180 डेज में पूरा हो जाएगा, हमें एक्सटेंशन नहीं चाहिए। हम एक आइडल सिचुएशन लेकर चल रहे हैं कि हम कोई भी डिले नहीं कर रहे, हम एक एंड डे पे सारा काम कर रहे हैं, ये भी एक सिचुएशन लेके चल रहे हैं। T+90 डेज हो गया, 15 डेज मिनिमम देने हैं फॉर द सबमिशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो T+90 डेज हो गए, ठीक। 75 डेज में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का इन्विटेशन देना है, और प्लस 15 डेज में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का सबमिशन। उसके बाद क्या बोला है, कह रहा है कि देखो अगले 10 दिन में तुम एक प्रोविजनल लिस्ट बना दो जो तुम्हारे क्राइटेरिया के हिसाब, सबसे पहले COC के पास सीधे नहीं जाएगा वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो आएगा ना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के हम रेजोल्यूशन प्लान भेजना चाहते हैं, उसको 10 दिन में आप वेरीफाई करो कि कौन सा सबसे सही है, कौन सी कंपनी सबसे सही है। उसका 10 दिन में प्रोविजनल लिस्ट बना दो कि हमने हमारे हिसाब से ये आरपी हैं, ये आ रहे हैं, मतलब रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हैं जो हमारे हिसाब से सही हैं, हमें रेजोल्यूशन प्लान सही दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 टाइमलाइंस चलेंगी यहाँ से, क्या एक चलेगी, क्या पता जिसको नहीं सिलेक्ट किया तुमने वो ऑब्जेक्शन दे दे कि आपकी प्रोविजनल लिस्ट गलत है, वो 5 दिन में आप ऑब्जेक्शन दे सकते हो, और अगले 10 दिन में वो ऑब्जेक्शन पूरा हम कंसीडर करके फाइनल लिस्ट बनाएगा आरपी, ठीक है। एक तो ये चीज़ फाइनल लिस्ट बनाएगा, 115 दिन हो गए। लेकिन T+100 जो जब प्रोविजनल लिस्ट बना दी, उससे एक और टाइमलाइन चलेगी कि किसी ने नहीं भेजा ऑब्जेक्शन, तो हम क्या करेंगे, इशू करेंगे RFRP। मतलब RFRP का मतलब रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान। अब जो प्रोविजनल लिस्ट में बंदे हैं या फाइनल लिस्ट में बंदे हैं, उनको रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान भेजा जाएगा, और उसमें ही चीज़ें डाली जाएंगी इवैल्यूएशन मैट्रिक्स की। खुद को जज कर लो कि तुम इस साइज ऑफ कंपनी को को टेक ओवर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, उसको मैनेज कर पाओगे नहीं कर पाओगे। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो बनाया था 54 डे के अंदर उसको भी साथ में देंगे फॉर द हेल्प ऑफ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, और बाकी भी जो चीज़ें उसको ज़रूरी है रेजोल्यूशन प्लान बनाने के लिए हम वो सबमिट करेंगे। और ये 5 दिन में हो जाना चाहिए, इशू 5 दिन में कर देंगे, क्योंकि 5 दिन में या तो ऑब्जेक्शन आएगा, नहीं आया तो हम 5 दिन में इशू कर देंगे। 105 डेज हो गए। अब इसके बाद रिसीट होगी रेजोल्यूशन प्लान्स की। अब रेजोल्यूशन प्लान जब आपने भेजा RFRP रिक्वेस्ट, अब उसके मिनिमम 30 डेज देने हैं आपने। आरपी जो है 30 डेज देगा उसके लिए, तो हो गया क्या, T+135, मतलब 30 डेज देने हैं फॉर द सबमिशन ऑफ दोज रेजोल्यूशन प्लान्स। अब इसके पास जब ये हो जाएगा, तब जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है उसको वो रेजोल्यूशन प्लान दिए जाएंगे, उसके सामने रखे जाएंगे, और वो वोट होगा उस पर, ठीक है। अब वोट जो होगा, वोट इस हिसाब से होगा कि 66% उस पर, जो एक तो स्पेसिफाइड लिमिट, मतलब 66% वोट तो आना ही चाहिए सब में,
मान लो 2 रेजोल्यूशन प्लान है, मान लो एक है तो उसमें तो हम सिर्फ स्पेसिफाइड लिमिट देखेंगे कि 66% वोट आ गए कि नहीं। मान लो 2 रेजोल्यूशन प्लान है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पहले में 75% वोट मिले, मतलब 66 स्पेसिफाइड लिमिट क्रॉस होगी, दूसरे में 85 वोट्स मिले और 66% यहाँ पे क्रॉस हुई, तो हाईएस्ट जो है वो जीत जाएगा बिड, ठीक है। अब इन दोनों के अलावा एक और चीज़ आ गई, मान लो दोनों को 75% मिले, तब टाई ब्रेकर रूल फॉलो होगा ताकि एक सिलेक्ट हो। अब मान लो एक को 40% वोट मिले, एक को 50%, दोनों में 50% जीत तो रहा है लेकिन स्पेसिफाइड लिमिट किसी की भी क्रॉस नहीं हुई, तो ये फिर से अब रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को बुला सकता है वापस, RFRP वापस दिया जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद अब अपील होगी रेजोल्यूशन प्लान की, अप्रूवल होगा, ठीक है। अब वो कौन अप्रूवल कैसे होगा, अब मैं इसके बारे में एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। अब COC से जो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया, वो एंडेवर RP को एंडेवर करना है कि वो 180 जो लास्ट एंडिंग टाइम है उसके 15 दिन पहले वो सबमिट कर दे NCLT को, ठीक है। और फिर NCLT 15 दिन लेगा अप्रूव करने में। तो ये पूरा CIRP का प्रोसीजर ऐसे ख़त्म होगा। यहाँ पे एक बहुत आइडियल सिचुएशन है, मैं नहीं बोल रहा ये प्रैक्टिकल है, मैं बोल रहा हूँ कि ये एक आइडियल सिचुएशन है और साथ में ये एक थियोरेटिकल पार्ट है कि ऐसे होगा पूरा प्रोसीजर 180 डेज़ का जो गवर्नमेंट ने सोचा है। हाउएवर अब इसके बाद हम एक केस स्टडी पढ़ते हैं रुचि सोया की, रुचि सोया जिस पे एक पतंजलि ने, दूसरा अडानी विल्मर ने, दोनों ने अपने रेजोल्यूशन प्लान्स भेजे। अब उसमें क्या हुआ खींचातानी, कैसे पतंजलि ने एक्वायर किया, अब इसके बारे में हम अब केस स्टडी उसको समझते हैं, ठीक। हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन, सो दिस इज अवर न्यू वीडियो ओवर CIRP की रुचि सोया नाम की एक कंपनी, जिसको आगे हम रेफर करेंगे RSIL से, ठीक है। ये रुचि सोया नाम की जो कंपनी है, जिसका आपने एक ना एक प्रोडक्ट कभी ना कभी ज़िंदगी में अपने यूज़ किया होगा, जैसे कि न्यूट्रेला, महाकोश, रुचि गोल्ड, रुचि स्टार, ठीक है, सोयम, ऐसे करके आपने कभी ना कभी इसका कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज़ किया होगा। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी जो पूरे इंडिया में अपना दबाव रखती थी, आखिर वो CIRP में कैसे आ गई, उसको लेके इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले हम CIRP को लेके, इस पर्टिकुलर केस में CIRP कैसे बैलेंस हुआ, CIRP जो IBC लॉ है, IBC कोड जो है, उसका स्ट्रक्चर क्या रहा, वो सबसे पहले हम वो जानते हैं, ठीक है। 2017 अगस्त में RBI ने 28 डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट निकाली थी, जिसमें दूसरी लिस्ट में इस पर्टिकुलर कंपनी का नाम था RSIL, रुचि सोया इंटरनेशनल लिमिटेड। हम इसको RSIL करके संबोधित करेंगे आगे। तो उस पर्टिकुलर डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में इसका नाम था 2017 में, ठीक है। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि कैसे स्ट्रक्चर्ड हुआ इसमें CIRP पूरा, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम एक IBC के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी के केस में वो कैसे पूरा स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। सेक्शन 7 आपको पता होगा, जिसमें एप्लीकेशन देते हैं NCLT को फॉर द एडमिशन एंड स्टार्टिंग ऑफ CIRP ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी कॉर्पोरेट डेटर। तो रुचि सोया के खिलाफ CIRP स्टार्ट करने के लिए एप्लीकेशन दी DBS बैंक ने एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने, ठीक, जिसको मुंबई के NCLT बेंच ने एक्सेप्ट किया। एंड उसके बाद श्री शैलेंद्र अजमेरा जी को उसका IRP बनाया, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है। शैलेंद्र अजमेरा जी, वो ये उस समय का समय है जब IBC न्यू लॉ ही आया था, कुछ ज़्यादा इसको टाइम हुआ नहीं था। 12,000 करोड़ के क्लेम थे इसके, जिसमें से कुछ 9,000 करोड़ कुछ जो फिनेंशियल क्रेडिटर के थे और बाकी जो थे ऑपरेशनल क्रेडिटर के थे।
साथ में 11,000 एम्प्लॉयज़ एंड वर्कमैन थे, ठीक है, जिनके ड्यूज़ बाकी थे। जब फिनेंशियल क्रेडिटर की कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनी तो उसमें 26 मेंबर्स हुए। अब कंपनी है उसके बैकग्राउंड पे नज़र डालते हैं, ठीक है। कंपनी 1986 में इंदौर में बनी थी। एक FMCG सेक्टर में एक लीडिंग कंपनी मानी जाती थी उस समय की। 23 लोकेशंस में इसके प्लांट थे एंड उसमें से 90 लोकेशंस में डिपो से, इसके स्टोरेज के, वेयरहाउस के डिपो से। कंपनी का ऑपरेशन ऐसा नहीं सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड था। कंपनी डिफरेंट वैरायटी ऑफ वर्क में डील करती थी, जैसे कि क्रशिंग, रिफाइनिंग, फूड प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, विंड से लेके ये एडिबल ऑयल, बाकी सोया के प्रोडक्ट्स, बाकी सारे प्रोडक्ट्स बेचती थी, उनको बनाती भी यही थी। इसके बाद इसने धीरे धीरे करके अपना ब्रांड नेम बनाया और ब्रांड काफ़ी चला। आपने नाम सुने ही हैं, महाकोश, न्यूट्रेला करके बहुत सारे नाम हैं इसके। इसके बाद अब एक शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डाल देते हैं। तो 2017 के दिसंबर में थी शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें कि प्रमोटर ग्रुप की शेयर होल्डिंग 57% थी। अब इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक अच्छी कंपनी जब भी होती है, आपको पता है उसकी प्रमोटर शेयर होल्डिंग अच्छी होती है, क्योंकि प्रमोटर वो हैं जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की। अगर मैं आज एक कंपनी शुरू करने लगा तो आगे चल के इसमें मेरा आइडिया लगा है, मेरे टैक्टिक्स लगे हैं, आगे चल के अगर मैं ही इस कंपनी को बेच दूंगा, क्या कंपनी में ताकत रह जाएगी? अनलेस और अनटिल इसको मेरे से भी अच्छा कोई मेरी फील्ड का इंसान मिल जाए, राइट। तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग 57%, पब्लिक शेयर होल्डिंग 41% थी, मतलब पब्लिक का भी इसमें रोल था। उसके बाद तो अब ऐसा क्या हुआ कि कंपनी ऐसे कगार पे आ गई, बर्बाद हो गई, CIRP में चली गई। तो अब उसका रीज़न है 2015 में लगातार गिरते प्रॉफिट कंपनी के। अब उसका रीज़न क्या था? अब प्रॉफिट लगातार क्यों गिर रहे थे? कंपनी कमोडिटी ट्रेडिंग में डील करती थी, ठीक है। 2015 में कैस्टर सीड्स के प्राइजेस 50,000 पर मेट्रिक टन हो चुके थे, मतलब काफ़ी बढ़ गए थे, बहुत बढ़ गए थे। इस वक्त कंपनी ने एक लॉन्ग टर्म पोजीशन ली। माना जाता है कि लॉन्ग टर्म पोजीशन इतनी थी कि वो पूरे मार्केट के 40% की थी। अब जिसको समझ नहीं आ रहा लॉन्ग टर्म क्या होगा, उसको आप आसान भाषा में कह सकते हैं बल्क में एक फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट किया, बल्क कॉन्ट्रैक्ट किया फ्यूचर का, क्योंकि कंपनी को लग रहा था ये प्राइस बढ़ेगा, बट हुआ कुछ उल्टा, प्राइस उल्टा घट गया, जिसकी वजह से कंपनी को खासा नुकसान हुआ। जो प्राइस था कैस्टर सीड्स का वो 20% गिरा, जिसकी वजह से कंपनी पूरी लगभग बर्बाद हुई। अगर आप रेवेन्यूज़ पे नज़र डालें, 2015 में जो कि रेवेन्यू था 28,000 करोड़ समथिंग, वो 2018 में गिरकर 12,000 करोड़ रह गया। ये कितना बड़ा डाउनफॉल था इस कंपनी के लिए। जब NCLT पे बात आई तो उन्होंने इसको एडमिट किया। NCLT बेंच ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके शैलेंद्र अजमेरा सर को इसका IRP बनाया। सबसे पहले अजमेरा जी ने मैनेजमेंट ऑफ RSIL से मीटिंग की अपनी टीम के साथ, सारी चीज़ें समझी। डिस्कशन में टीम को तो पता नहीं था ना IBC लॉ क्या होता है, IBC कोड क्या है, तो उसके बारे में समझाया एंड पूरा स्केड्यूल डिसाइड किया कि कैसे हम इसका रेजोल्यूशन प्लान इनवाइट करके इस कंपनी को गोइंग कंसर्न बना के रखेंगे, ठीक है। अब पहली दिक्कत ये आई कि कैश बैलेंस तो था नहीं कंपनी के पास। अब जब कैश बैलेंस कंपनी के पास नहीं था तो IRP जो थे उस कंपनी के, उनको सबसे पहली दिक्कत ये समझ आई कि कंपनी को गोइंग कंसर्न बना के रखने के लिए सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैश की रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो उसके लिए
उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की। अब ये तो समझ आ गया था आईआरपी की टीम को कि कैश की बहुत ज़रूरत है। कैश एकदम शॉर्टेज में कहें तो नील था उस कंपनी में। तब क्लेम्स इनवाइट किए गए एंड क्लेम्स इनवाइट करने के बाद ये पता चला कि क्लेम्स जो हैं 12,000 करोड़ 12,145 करोड़ के हैं, जिसमें से फिनेंशियल क्रेडिटर के क्लेम्स 9,384 करोड़ के हैं। ठीक है, और ऑपरेशनल क्रेडिटर के 2,761 करोड़ के। फाइनली सीओसी की टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई। ठीक है, एंड 26 फिनेंशियल क्रेडिटर उसके पार्ट बने। एंड Jan 12, 2018 को सीओसी की पहली मीटिंग हुई। ठीक, अब आईआरपी की टीम को जब काम संभालना आया, काम के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी ली, तो काम संभालने के बाद उन्होंने स्टेप्स बनाए कि कैसे पूरा स्केड्यूल फॉलो किया जाएगा। एंड देन आईआरपी अंडरस्टूड कि रिलेटेड पार्टीज़ के ऊपर ऑपरेशनल डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है इस कंपनी की। इसका मतलब रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन वो बंद नहीं कर सकते थे उस समय। बहुत बार होता है कि रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस हों तो माना जाता है कि कंपनी कुछ फिशी है, पर यहाँ पे वो बंद नहीं कर सकते थे क्योंकि जो ऑपरेशनल डिपेंडेंस था ताकि गोइंग कंसर्न बनी रहे वो बहुत ज़्यादा था। अब इस केस में आईआरपी की टीम ने पूरा ट्राई किया कि सारे जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको इस टर्म्स में लाया गया कि वो सारे आर्म लेंथ बेसिस पे हों। ठीक है, उसके बाद लिक्विडिटी अपॉर्चुनिटीज ढूंढी गई, जैसे कि कोई टैक्स रिबेट मिलना बाकी है या फिर डेटर्स को कॉल किए गए, डेटर्स से पैसा मंगाया गया। ये करते करते कुछ 400 करोड़ कैश बैलेंस बना। 2018 तक 400 करोड़ कैश बैलेंस आया कंपनी में। इसके बाद स्टेक होल्डर्स को मनाया गया कि वो सीआईआरपी के लिए जो हम रेजोल्यूशन प्लान लाने वाले हैं उसके लिए थोड़ी रीस्ट्रक्चरिंग करें, थोड़ा मोहलत दें। अगर गोइंग कंसर्न बना के रखना है, स्टेक होल्डर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, गोइंग कंसर्न बना के रखना है तो स्टेक होल्डर्स को बोला गया कि आप मोहलत दें, आप जो अभी सर्विसेज हैं उसको रोके ना, चाहे कैश हम ना दे पा रहे हो आपको, उनको फ़ायदे में लाया गया, उनको बाटली में उतारा गया इन द सेंस। उसके बाद जो कैश रिच बनाने के लिए, कैश रिच तो कहना गलत होगा, कैश शॉर्ट टर्म कैश अवेल करने के लिए साउथर्न अमेरिकन कंट्रीज से कुछ इंपोर्ट लेके एंड दूसरी टेक्टिक के बाद 12,000 करोड़ पर एनम तक का रेवेन्यू जनरेट किया 2018 में इस कंपनी ने। एंड जिसमें कि EBITDA था इसमें 222 करोड़ का एंड पैट था 77 करोड़ का। ठीक है, एंड 2019 के 31 मार्च तक सीआईआरपी में रहते हुए इन्होंने ये रेवेन्यू पूरा जनरेट किया। ठीक है, उसके बाद 2018 फेब में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किया गया रेजोल्यूशन एप्लीकेंट से, ताकि वो अपना इंटरेस्ट दिखाएं, जो लोग हैं, जो पार्टीज़ हैं बड़ी बड़ी, कि वो रेजोल्यूशन प्लान्स लेकर आए इस कंपनी के लिए। आरपी ने इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाया मैनेजमेंट के साथ मिलकर, लीगल काउंसलर्स के साथ मिलकर। ठीक है, 28 में से 28 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया, जिसमें से 26 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने क्राइटेरिया सेट किया था उसमें बैठ रहे थे। उनमें से भी 24 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट थे, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट थे, जिन्होंने टाइमली जो एक डिपॉजिट होता है जिसको परफॉर्मेंस इक्विटी भी बोल सकते हैं, वो सबमिट किया टाइमली। इसके बाद जब रेजोल्यूशन प्लान मंगाया गया, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान हुआ, लेकिन रेजोल्यूशन प्लान मंगाया गया जिसमें से
सिर्फ 4 एप्लीकेंट ने ही रेजोल्यूशन प्लान भेजा। हाउएवर उन 4 में से जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे थे वो सिर्फ 2 थे। एक का नाम था अडानी विल्मर एंड दूसरे का नाम था पतंजलि आयुर्वेदा। ठीक है। सीओसी ने, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने इवैल्यूएशन मैट्रिक्स डिसाइड किया। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स की किस मैट्रिक्स के बेस पे पॉइंट्स रखे गए अलग अलग, कि किन मैट्रिक्स के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी बिड बेटर है, जिसके उन्होंने 7 पॉइंट डिसाइड किए कुछ, जैसे कि अपफ्रंट कैश कौन दे रहा है पहले, मतलब स्टार्टिंग में ज़्यादा एक बल्क में कैश ज़्यादा कौन दे रहा है, एनपीवी क्या है उस कैश की, मतलब आगे चल के जो टाइम के साथ जो कैश वो वादा कर रहे हैं उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, ऐसे करके 7 पॉइंट्स डिसाइड किए गए एंड ये पूरा डिसाइड किया गया इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। हाउएवर अब वोटिंग हुई एंड AWL जो अदानी विल्मर गॉट हाईएस्ट वोट्स, जिसका बिड 4,300 करोड़ का था। 4,300 करोड़ के अगेंस्ट 12,000 करोड़ के क्लेम के अगेंस्ट 4,300 करोड़ का इसका पूरा क्लेम था। और दूसरी तरफ पतंजलि का बिड था 4,064 करोड़ का। तो अडानी विल्मर गॉट द हाईएस्ट वोट। COC की मीटिंग में अडानी विल्मर को 96.8% वोट दिए गए एंड अडानी विल्मर ये रेजोल्यूशन प्लान उसका सिलेक्ट हो गया। इज इट द एंड? नो, देयर इज अ ट्विस्ट। यहाँ पर पतंजलि ने जाके NCLT में अडानी विल्मर के अगेंस्ट केस कर दिया कि ये रेजोल्यूशन प्लान देने के लिए वो पार्टी एलिजिबल ही नहीं है सेक्शन 29A। याद होगा सेक्शन 29A बात करता है वो इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो अगर कोई कॉर्पोरेट या एंटिटी या कोई पर्सन फुलफिल करता है तो वो रेजोल्यूशन प्लान नहीं दे सकता। तो पतंजलि ने ये दावपेच लगाया। इसके बाद जो डिले ऑलरेडी हो रहा था, ये पूरा सिस्टम ऑलरेडी 330 दिन, क्या 180 तो अलग चीज़ है, 330 दिन भी हो गए थे पूरे। तो ये जो डिले हो रहा था, डिले होते जा रहा था, जिसके बाद AWL ने डिसाइड किया, अडानी विल्मर ने, सही कहा, अडानी विल्मर ने डिसाइड किया कि वो विड्रॉ करेगा एप्लीकेशन। जिसके बाद पतंजलि इकलौता पार्टिसिपेंट रह गया टोटल में गेम में एंड उसने भी अपनी बिड फिर से नेगोशिएशन के बाद, फर्दर नेगोशिएशन के बाद बढ़ाई, जो कि 4,235 करोड़ की, एंड वादा किया कि 115 करोड़ के इक्विटी इन्फ्यूज़न करेगा फ्यूचर में। जिसके बाद इसका बिड सिलेक्ट हुई पतंजलि आयुर्वेदा की। और आज आप जो देखते हैं रुचि सोया का जो शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है वो एक्चुअल में पतंजलि ओन्ड है। इसलिए अगर जब तभी लोग कहते हैं, आज का शायद नाम भी चेंज हो गया है रुचि सोया का पतंजलि में, तभी लोग कहते थे कि रुचि सोया, पतंजलि में पैसा लगाना है तो रुचि सोया में लगाओ, क्योंकि कंपनी वो सेम है। और इस तरह ये पूरा CIRP का झमेला पूरा खत्म हुआ। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये झमेला 180 दिन का नहीं था, ये 330 दिन का भी नहीं था, इससे भी ज़्यादा था। बात ये है कि जो लॉ है उन्होंने स्ट्रिक्ट रखा है ताकि लोग समझें, इसको कुछ लूज ना लें, क्योंकि पहले के लॉ उसको 5-5, 10-10 साल घसीट लेते थे। तो इसको स्ट्रिक्ट रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एक थोड़ी सी किरण दिख रही है कि हाँ एक कंपनी बच सकती है तो वो स्ट्रिक्ट रहें और 330 दिन से आगे जाए ही ना, 180 दिन से आगे जाए ही ना, ऐसा नहीं है। तो वो ये उसकी एक एग्जांपल थी। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो बनवानी है सो आप कमेंट बॉक्स में इसको डाल सकते हैं। थैंक यू।